बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, कभी कभी ना हमारे मॉर्निंग शो के शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े तमाशे चल रहे होते हैं। जैसे कि टीम को ये नहीं पता चला कि मैं उस कोने में जाके घुसी हुई थी अपनी, हमारी जो प्रोड्यूसर है सिद्रा, उनसे गप लगाने के लिए। उन्होंने सोचा पीछे होगी, अभी एंट्री मारेगी। जुगन काजिम जो है वहाँ पे थी, एकदम से आवाज़ आई कि ओ हम होने जाने लगे। भागती हुई वहाँ गई और वहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गई। ऐसा भी होता है व्यूअर्स, चलता है ऐसा। एंड यही तो एक इन्जॉयमेंट है और एक मज़े की है एक लाइव शो की, बिकॉज लिटरली इट्स लाइक अ फैमिली इन्वायरमेंट व्यूअर्स। घर में जैसे इंसान भाग दौड़ करता है, मूव अराउंड करता है, ये सारी चीज़ें करता है, उसी तरह इधर एटलीस्ट एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मॉर्निंग एट होम में मुझे तो यही महसूस होता है कि मैं घर आ गई हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर के बकेड़ों से हम सारे निकलते हैं ये सोच के कि चलो काम पे जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होके वापस जाएंगे। वरना बहुत से ऐसे लोग भी हैं व्यूअर्स जो काम पे सुबह निकलते हैं ये सोच के कि हाय अल्लाह तौबा, अजाब, अब ये दिन ख़त्म होगा तो फिर हम रिलैक्स करेंगे। सो काम की जगह अगर रिलैक्सिंग हो, आपका घर रिलैक्सिंग हो, तो कितनी अच्छी बात होती है। लेकिन व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर हम सब रहते हैं, और वो बहुत बड़ा सा घर है ये अर्थ, ये दुनिया। अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे ही बात करें व्यूअर्स, तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल नेशन है। यहाँ पर ज़्यादातर जो इनकम कमाई जाती है या इनकम कमाने के तरीके हैं वो एग्रीकल्चर हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, और उसी की मुनासबत से आज के दिन कुछ गाइडेंस देना चाहूँगी। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है ज़मीन की बहाली, बंजर बैबान का खात्मा और समथिंग का मुकाबला। खैर, सो कहत का मुकाबला, कहत का मुकाबला। सो द पॉइंट इज़, हमारी ज़मीन हमारा मुस्तकबिल, #जनरेशन रेस्टोरेशन। अच्छा, ज़रा लंबी और कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मसला ये है व्यूअर्स के दुनिया बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी सारी ज़रूरतों के मुताबिक इस दुनिया को क्रिएट करके हमें एक बड़े खूबसूरत तोहफे की तरह, एक इनाम की तरह, एक गिफ्ट की तरह हमें ये दुनिया जो है वो दी। हमने उसका क्या किया? हमने एक ही जगह पे बार बार एक ही किस्म की चीज़ें लगा लगा के, जैसे कि अगर आलू की फसल एग्जांपल दे रही हूँ, आलू लगा रहे हैं तो बस 20 साल से उसी जगह पे, उसी ज़मीन पे आलू लगाते चले गए। अब वो ज़मीन जो है वो फिर और किसी चीज़ को उगाने के लिए यूज़लेस हो गई, क्योंकि आपने इतना अरसा उस पर एक ही चीज़ उगाते चले गए। अब जो फार्मिंग करते हैं लोग सेंसिबल अंदाज में, और जिनको इस चीज़ की भी टेंशन होती है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, यानी कि ज़मीन जो है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके सारी जो उसके अंदर जो हमें फ़ायदे होते हैं। देखिए व्यूअर्स, खाने पीने की चीज़ ज़मीन से निकलती है, जैसे कि ये पौधे ज़मीन से उगते हैं, राइट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैलेड है और ये ज़मीन में उग रहा है, तो ज़मीन के अंदर ही जो चीज़ें हैं वही इसके अंदर जाएंगी, और फिर ये सेहतमंद बनेगा, या फिर जब हम खाएंगे तो ये हमें सेहत देगा। लेकिन अगर ऐसी ज़मीन के ऊपर पौधे और चीज़ें लगाई जाती हैं जो ज़मीन ठीक नहीं है, बंजर है, जिसके अंदर पानी की प्रॉपर चीज़ें नहीं है, तो अव्वल तो वहाँ पे कुछ उगेगा ही नहीं, और अगर उगेगा भी तो वो कोई ख़ास बेनिफिट नहीं देगा। व्यूअर्स, हमने इस ज़मीन का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हमने पानी का गलत इस्तेमाल किया, अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया, चीज़ों को माइन कर कर के। सुई गैस भी देखें तो अब इतनी ज़्यादा कमी और किल्लत हो गई उसकी। हम लोगों ने, हम इंसानों ने गलत चीज़ें कर कर के, कॉन्स्टेंटली रॉन्ग स्टेप्स उठा के, और नॉलेज ना होने की वजह से। देखिए व्यूअर्स, अक्सर लोग सोचते हैं कि फार्मिंग या जो किसान लोग हैं या जो फार्मिंग की तरफ जिनका रुझान है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये बहुत एक गलत सोच है। जो एक अच्छा सेंसिबल फार्मर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तालीम हासिल करे या ना करे, उसको पता है कि भाई 3 साल तक मैं ये फसल लगा सकता हूँ, उसके बाद मैंने कोई और चीज़ लगानी है, फिर मैंने कुछ और करना है, फिर मैंने वापस चीज़ की तरफ आना है। ये पूरी एक प्रोसेस होती है व्यूअर्स, और ये प्रॉपर एक साइंस है। और पाकिस्तान जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री में सिर्फ हमारे किसान भाई बहनों को नहीं, बल्कि जो बाकी लोग भी हैं उनको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि रेस्टोरेशन का मतलब है क्या। रेस्टोरेशन का मतलब है ज़मीन को शिफा देना, उसके उसका जो बंजरपन है उसको रिजॉल्व करना, और अपनी ज़मीन और उसके अंदर जो
न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलना, ताकि हमें तो उसका फ़ायदा हो, हमारी आगे आने वाली नस्लों को भी उसका फ़ायदा हो। व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट कि पौधे और ये चरिंद परिंद वगैरह सिर्फ इंसानों के बेनिफिट नहीं देते, ये एक दूसरे को भी बेनिफिट देते हैं। जब आप किसी एक चीज़ को डैमेज करते हैं तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। आपको पता है कि चिड़ियों की माइग्रेशन की वजह से माइग्रेशन पैटर्न्स बदल गए हैं, तो इन सब चीज़ों का कौन ख्याल करेगा व्यूअर्स? अगर हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा? दरख्त लगाने के बजाय काटते चले जा रहे हैं। अच्छा, अगर काट नहीं रहे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है पौधे और प्लांट्स वगैरह, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे हीट वेव चल रही है, तो कोई ऐसा स्पेशल स्टेप नहीं उठाया जा रहा कि उन पौधों पे, उन प्लांट्स को पानी मिले ताकि वो भी आगे थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा सके। देखिए, जिस लेवल की हीट है आजकल, जिस लेवल की गर्मी है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इंसानों का भट्टा बैठ जाता है तो जानवरों का और पौधों का क्या हाल हो रहा होगा? वो तो एयर कंडीशन कमरे में या कूलर लगा के नहीं बैठ सकते, वो तो पंखे नहीं लगा सकते। अब आज लाहौर में बाहर बादल से आए हुए हैं, लेकिन ऐसी गर्म बाहर मतलब लू चल रही है। बाल बिल्कुल मैंने वो करके अपने इस तरह करके वो फ्रीजी हो गए सारे अंदर एंटर होते हुए, क्योंकि इतना अजीब सा मौसम, इतने अजीब से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज भी तो हमारी ही गलत हरकतों की वजह से हुआ है। खैर व्यूअर्स, मैं क्या आपको गाइडेंस दूंगी? हमें गाइडेंस देने के लिए ब्रेक के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ज्वाइन करेंगे जो हमें बताएंगे कि हम क्या हिस्सा डाल सकते हैं। देखिए, हम रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, और अपने घरों के लेवल पे और पर्सनल लेवल्स पे बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जा सकते हैं। देखिए, रेस्टोरेशन एफर्ट्स की अगर बात करें तो सिंपली हमने ज़मीन को सेहतमंद बनाना है। तो ज़मीन को कैसे सेहतमंद बनाया जा सकता है, ये आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। जावेद भाई हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमें गाइड भी करेंगे। और व्यूअर्स, एट द सेम टाइम ये जानना कि घरों में, अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में हम क्या अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए पढ़ते हैं प्यारी सी शेफ़ आमना इलियास की तरफ, जो हमारा किचन में इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको क्विज़ करना चाहूँगी। देखिए, आप सिर्फ एक होम शेफ़ नहीं हैं, आप एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई और नॉलेज का ये हिस्सा ज़रूर होगा कि किस तरीके से आप खाने पीने को भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप एज अ शेफ़ एंड एज अ होम मेकर अपने बच्चे वगैरह सारी चीज़ों को देखती हैं, कैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें कर सकती हैं? इसमें सबसे पहले तो एक वैसे ही मुझे बड़ा शौक़ है शुरू से ही गार्डनिंग, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे अगर आप नहीं भी कर सकते, ज़्यादा जगह नहीं है, बट शुरू से मैं थोड़ी सी, यानी जैसे अपने लिए, अब किचन के लिए आप एटलीस्ट धनिया बहुत ईजीली लग जाता है, मैंने वो लगाया बच्चों के साथ मिलके। अब जैसे समर वेकेशंस भी चल रही हैं तो सब बच्चों की एक एक एक्टिविटी हो गई। थोड़ा सा फेनुग्रीक आप ले लें, वो बहुत बहुत जल्दी उग जाता है। मेथी दाना हर घर में पड़ा होता है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर आपने उसकी नहीं भी अगर उस तरफ जाना तो भी, तो वो ये है कि जैसे ही घर में कुछ बना रहे हैं आप, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, तो आप फ्रेश उसमें से जो बता रही हूँ मैं कि मेथी तोड़ के, धनिया तोड़ के, वो आप उस पर थोड़ा सा, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। देखिए, फ्रेश चीज़ तो फ्रेश बिल्कुल, और ऑर्गेनिक। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ देखिए, आप कितनी चीज़ें अभी आपने कटिंग की है, अभी आप वहाँ पे आपके पास गाजरें भी कटी हुई पड़ी हुई हैं, स्प्रिंग अनियंस भी आप कट करेंगे, और ऑब्वियसली हर हिस्सा तो नहीं इस्तेमाल होता, अक्सर गाजर के ऊपर से हम छिलका उतार देते हैं, राइट? ऐसे ही वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, वो चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। कैसे? लास्ट टाइम भी जब जावेद भाई आए थे, बल्कि अभी वो ऑन एयर नहीं आए, लेकिन उनकी बातें इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने गाइडेंस दी कि जुगन आप घर में कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। कॉम्पोस्ट क्या है? खाद। बेसिकली आपने एक किसी भी कंटेनर के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसके अंदर आपने फिर मतलब साफ सुथरी मिट्टी, जो वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट जो भी, अंडे के छिलके तक आप उसमें डाल सकते हैं। Exactly. अंडे के छिलके आपने डाल दिए, आपने जो भी आपकी सब्जियां, फल वगैरह, इवन लोग हड्डियां भी उसमें डाल देते हैं। केले के छिलका बहुत बेहतरीन होता है। ये सारी चीजें कूड़े में ना फेंके। एक डब्बा हो ढक्कन वाला, अगर ढक्कन वाला कंटेनर पड़ा हो, इससे कोई स्मेल स्मेल नहीं आती। बड़े बड़े मिलते हैं आपको प्लास्टिक के नीले कंटेनर्स, आप उसके ऊपर ढक्कन के साथ उसको रखें और उसके अंदर डालते जाएं। कुछ अरसे के बाद आपकी इतनी आला खाद बन जाएगी कि बाहर से आप क्या खाद खरीदेंगे, आपके घर में इतनी अच्छी खाद बनी होगी, और वही आप अपने गार्डन में या जो भी ग्रीन एरियाज है उसमें डाल दें। चाहे घर के बाहर लोगों ने दरख्त वगैरह लगाए होते हैं, या घर के बाहर सोसाइटीज़ या जो भी एरियाज होते हैं उन्होंने लगाए होते हैं, उनमें आप बेशक उसको डाल दें। देखिए व्यूअर्स, हर चीज़ का बेनिफिट है।
हर चीज़ का फ़ायदा है, लेकिन आप कूड़े में जब चीज़ों को फेंक देते हैं, प्लास्टिक का ना करें इस्तेमाल, पानी का उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी वॉश की है तो जो एक्सेस उसका पानी है वो फिर आप इस ऐसी जगह पे वॉश करें कि वो आपकी घास वगैरह और इन जगहों पे चला जाए। थोड़ा सा तो एहतियात हमें करनी चाहिए ना, अपना हिस्सा तो हमने डालना है। एग्जैक्टली। अक्सर मैं देखती हूँ गाड़ी आजकल जब आ रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बाहर गाड़ियाँ लोग साफ़ कर रहे होते हैं, गाड़ी को साबुन लगाया जा रहा है और पाइप जो है वो चल रहा है और खुला हुआ है और पानी बहता जा रहा है, और मेरा कलेजा फट जाता है ये सोच के। भाई आप एक बाल्टी ले लें, उस बाल्टी में पानी डाल के रख लें, जिस तरह हम अपने बालों को शैम्पू करते हैं और उसके बाद फिर आप पानी ऊपर से डालते हैं, तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। अब एक और चीज़, आजकल बच्चे जो हैं वो स्विमिंग पूल भर लेते हैं प्लास्टिक का, और क्या करते हैं कि मतलब किसी पक्के मैदान किसी जगह पे हम रख देते हैं, जहाँ पे आपके घर का ग्रीन एरिया है वहाँ पे उसको रखें। क्यों? क्योंकि वो साफ पानी है, बच्चे सिर्फ उसमें उछल कूद करते हैं और निकल आते हैं। तो उस पानी को आप अपने पौधों में डाल दें, ना कि आप उस पानी को सख्त जगह पे, वो तो आप किसी भी सीमेंट वाली जगह पे डालेंगे तो वो एक सेकंड में गर्मी की वजह से वो सूख के निकल जाएगा। उसी पानी का इस्तेमाल आप अपने पौधों पे कर सकते हैं, बेनिफिट डबल हो गए उसके, वही यूज। सो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम अगर करें तो हम अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं और अपने किसानों को सपोर्ट करें। देखिए अब आम की फसलें ख़राब हुई हैं तो कितनी टेंशन बनी है। लास्ट टाइम वीट का इशू बना था, उसमें भी इशू आया था। देखिए हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो हमें अपनी इन्वायरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, पोल्यूशन से अपने आप को बचाना है, अपनी ज़मीन का ख्याल रखना है। इस ज़मीन ने अगर हाथ उठा दिया ना हमारे से तो व्यूअर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे। खैर किचन की तरफ वापस बढ़ते हैं। आमना आप गाइडेंस दो कि आज आप बना क्या रहे हो? जी, आज हम चिकन मोमोज बना रहे हैं, साथ फ्राइज़ बनाएंगे और एक स्वीट एंड सार सॉस के साथ हम इनको सर्व करेंगे। मोमोज़ के मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे मुर्गी का गोश्त ले लेंगे। चिकन मिन्स हमने लिया है 350 ग्राम है, प्याज लिया है 1 अदद, नमक हस्बे जायका ले लें, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच है, पानी 1 से 2 खाने के चम्मच लेंगे, लहसुन लेंगे हम लोग 1.5 खाने का चम्मच, हरा प्याज है 1/4 कप, तेल है आधा खाने का चम्मच, मैदा 3 कप है, तेल 2 चाय के चम्मच है और पानी 1 कप लिया है। इसके लिए सबसे पहले जो है हमने जो मोमोज है उसकी डो गूंद लेंगे। उसके लिए मैदे में सिर्फ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और पानी के साथ इसकी थोड़ी सी हार्ड आपने डो गूंद के थोड़ा उसको आप रेस्ट देने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जो चिकन मिन्स लिया है मैंने, उसके अंदर इसको हमने एक चॉपर में डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको हमने चॉप करके यकजान कर लेना है। एंड देन जस्ट मोमोज का ईजी मेथड है, हमने डो को बेल लेना है, उसकी शेप दे लेंगे, कट कर लेंगे उसको, उसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे एंड देन उसको हम लोग बिल्कुल पैक कर लेंगे। जो भी आप शेप उसकी बनाना चाहें, एक ट्रेडिशनल सी शेप होती है, हम वही बनाएंगे। एंड देन फिर जो उनका एक प्रॉपर मेथड है 10 to 12 मिनट्स हमने उसको स्टीमर पे रख के उसको स्टीम दे लेंगे और साथ में हम लोग उनको फ्राइज एंड सॉस के साथ सर्व करें। एंड बात ये कि देखिए दीज आर डम्पलिंग्स बेसिकली एंड दे आर सो डिलिशियस। और मैं एक बात बताऊं, मैं और हमारे घर वाले तो बहुत ही फ़ैन है डम्पलिंग्स के, क्योंकि एक बड़े मज़े की एक डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है। सिर्फ एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है मोमोज में कि अंदर से बहुत ड्राई ना हो जाए। अगर अंदर से बहुत ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर बद जायका हो जाते हैं। और वही है कि जैसे कुछ लोग अब फ्राइंग अवॉइड करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए ये वाली। बिल्कुल, सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन एंड होते भी बड़े मज़े के। और आजकल बड़े हर दूसरी जो रेस्टोरेंट है उसने मोमोज का भी ऑप्शन रखा हुआ है, तो अगर घर पे बनाना है, ट्राई करना है तो ये एक बड़ा ही क्विक और मज़े का ऑप्शन है। सो आज व्यूअर्स ब्रेक में जाते हुए ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी को, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आज सनी बेंजामिन जॉन साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप 5 जून को आज 5 जून है। आप बेहतरीन मौसीकार थे। SP जॉन के नाम से आपको जाना जाता था। आपने अपनी फ़नी करियर का आगाज़ 1950 में किया रेडियो से। उसके बाद टेलीविज़न पे 1967 में क्रिसमस के मौके पे आपने गाना शुरू किया। कराची में बहुत से स्टेज शोज़ में भी आपने परफॉर्म किया। फ़िल्म सवेरा के सॉन्ग तू जो नहीं है सॉन्ग में इनसे आपकी पहचान बनी। आपको लाइक आई सेड गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आपकी डेथ 5 जून 2021 में हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको करवट करवट सुकून पहुंचाए, आमीन। और व्यूअर्स आप भी ज़रूर हमारे इस ब्रिलियंट आर्टिस्ट को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे जावेद इकबाल साहब से, जो होम गार्डनर भी हैं। गार्डनिंग मतलब
इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनसे बेहतर पर्सनैलिटी नहीं आज कोई मिली। तो आइए जावेद भाई से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जाने माने पहचाने और उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ आज एक होम गार्डनर एंड एक प्रोफेशनल गार्डनर हैं। आज हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई आज के दिन की मुनासबत से तो आज आप हमारे सुपरस्टार हैं। आज आप लोगों का ही तो दिन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बेसिकली ये हमारा सब का दिन है, अगर हम एहसास करें इस चीज़ का। देखिए, अगर हमने अपनी नई जनरेशन को एक हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट देनी है, एक अच्छा मुल्क देना है, एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी अर्थ देनी है, तो इस दिन इससे अच्छा मैसेज नहीं है कि आज से शुरू हो जाए। बिल्कुल। बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे सारी चीज़ें होती रहती हैं, इदारों करते रहते हैं सारे। हमें आज इंडिविजुअल्स को एहसास करना है कि हर बंदा आज एहसास करे। देखिए, अगर हम इंडिविजुअल्स को गिने तो हमारी जो आबादी है 22-23 करोड़ है। अगर उसकी 50% भी हम ये ले लें कि 15 साल से ऊपर हैं, और आज सारे ये अहद कर लें कि एक पौधा लगाएंगे, तो 15 करोड़ पौधे तो आज लग गए। तो कितनी बड़ी एक कैंपेन हो जाएगी। अवेयरनेस सबको है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डस्ट ज़्यादा हो गई है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, सबको पता है, बहुत अच्छी तरह एहसास है कि ये हमारा जो ग्रीन कवर है या फॉरेस्ट कवर है, वो देखें पाकिस्तान का 4 से 5% है, जो कि आइडियली होना चाहिए 33%, और मिनिमम 25% हो तो आप एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो उसको हमने रेज़ करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हम छोड़ सकते, हमने एज ए कैंपेन, एज ए मिशन शुरू करना है। क्योंकि बात ये, गवर्नमेंट दरख्त लगाती जाती है, लोग काटते चले जाते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स भी, आई एम सॉरी, डिफरेंट सोसाइटीज़ भी जिनके अंदर हम रहते हैं, जैसे कि DHA हो गया या कोई हाउसिंग के हो गए, वो सारे पौधे शौधे चीज़ें भी तो लगाते हैं। लेकिन जो आपके घरों के बाहर चीज़ लगी हुई है, कम से कम उसको उन पौधों को तो आप पानी दे दें। हम उनको भी नहीं देते। हम कहते हैं कि जी हमारी 4 दीवारी की हदूद के अंदर जो चीज़ें हैं, हमने सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखना है। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि पाइप से अगर बाकी सारे घर को पानी डाल रहे हैं, तो घर के बाहर वाला एरिया, और अगर सामने कोई दरख्त रुख लगे हुए हैं तो उन बेचारों को भी पानी डाल दे। इतना तो पाइप होता है, और कुछ नहीं तो बाल्टी डाल के एक उड़ेल दें। बिल्कुल। इतनी गर्मी है। जिस तरह आप कह रही थी कि किचन से जो पानी आपका निकलता है, और इवन किचन से देखिए, वेस्ट निकलती है, बिल्कुल, वो यूज़फुल है सारी की सारी। किचन का पानी आप अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर, बाथरूम का वेस्ट जो है वो अगर आप सही तरीके से उसको भी करें, तैयार करें, तो उसका जो वेस्ट है वो भी आप पौधों में डाल सकते हैं। मज़े की बात बताऊं, मॉडल टाउन में 2-3 मसाजिद ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है। लाहौर की बात हो रही है। लाहौर की, हाँ। जो वज़ू के पानी को मतलब उसको स्टोर करते हैं और वहाँ पर जो पौधे लगे हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना तो यही तो खूबसूरत तरीका है जावेद भाई। देखिए, हम कह रहे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी यूनिक बात है। बाहर तो यही होता है, लोगों की पूरी बिल्डिंग्स का जो सैनिटेशन का सिस्टम होता है, जो वॉशरूम में पानी इस्तेमाल होता है, वो फिर यूटिलाइज किया जाता है उनके ग्रीन एरियाज को पानी देने के लिए, बिल्कुल ऐसा। या उसी को रिक्लीन करके दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल AC चल रहा है, AC का जो पानी है, अगर आप उसके नीचे कुछ ऐसा कंटेनर रख दें, उसको आप कर लें और उसके बाद पानी पौधों को डाल दें, दैट इज़ गुड इनफ। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना। बट आप ये देखें कि बड़े स्केल पे, ये तो हम घरों की बात करें, आप ये देखें कि हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है, और एक ऐसा मुल्क जो वैसे ही डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, इस पे आप क्या कहेंगे? और ज़मीन बंजर क्यों होती है? आप तो ये साइंस समझते हैं। एक होती है इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ जी। बेसिकली वो तब होता है जब हम पानी का इस्तेमाल भी मुनासिब कर रहे हैं। अगर हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं तो उसको वापस भी देना है हमने। वो वापस कैसे देना है? देखें, पानी का जो मुनासिब इस्तेमाल है, जितनी आपने जिस तरह बात की कि हम गाड़ी धोते हुए ख्याल नहीं करते हैं, पानी ज़ाया कर देते हैं, वो इवेपोरेट हो जाता है। जिस तरह रेन वाटर है, अगर रेन वाटर को हम सोसाइटी लेवल पे उसको हार्वेस्ट करके उसको प्रॉपर पानी फीड करें ज़मीन के अंदर, तो हमारा ये जो डेंजरसली वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा और इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। जावेद भाई, मेरी बात सुने, आप ये बात कर रहे हैं, मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि हम लोग बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, कितना मुश्किल काम है। जैसे कि आपने कहा रेन वाटर की आप बात करें, रेन वाटर ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं, वो रेन बारिश के पानी पे ही
गुजारा करते हैं, उस बारिश के पानी को सेव करते हैं, उस बारिश के पानी को स्टोर करके उसको फिर बाकी हर जगह पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लोग तो एक कतरा पानी नहीं ज़ाया करते जो आसमान से भी गिर रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास वाफिर मिकदार में, क्योंकि हम एक बहुत ही, हमारी ज़मीन भी ज़रखेज़ है, हमारा पूरा मुल्क जो है पानी भी है, डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, हमारे पाकिस्तान में है क्या नहीं। वी आर रिच, ब्लेस्ड। हम रिच हैं लेकिन अपने आप को खुद ही फ़कीर बना देते हैं। अगर हम इस चीज़ का एहसास करके ना अपने आप को थ्रेटन फील कर लें, हम कहें कि जी 10 साल बाद पानी कम हो जाएगा, या हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, ग्रीन कवर कम हो जाएगा, हमारे बच्चे जो हैं वो इन मसाइल का सामना करेंगे, तो अभी हमें हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाएगा। दूसरी बात देखें, ये एक तो ज़मीन इटसेल्फ है, उसके अलावा ये पौधे ही हैं जो हवा को साफ़ करते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं। वरना आप देखें कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, हमारे एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हुई हुई है। अब वो एयर क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, उसमें पौधों का एक बहुत अहम रोल है। और आप देखिए जिस तरह जब वे आप लेके आए, आपके साइड पे भी एक प्लांट रखा, यहाँ पे भी एक बड़ी खूबसूरत सी इंडोर की एक डेकोर का तरीका है। मतलब आप ये वाला अगर व्यूअर्स देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत एक, मैं तब से इसको बार बार देख रही हूँ कि इट्स सो ब्यूटीफुल। ये अगर आपने घर पे कहीं पे लगाया हुआ है तो कितनी एक खूबसूरत चीज़ है। देखें, हमें यहाँ बैठ के ये अच्छा लग रहा है, और अगर लोग घर में रखेंगे तो नेचुरली यही छोटी छोटी चीज़ें ऐड करती हैं ना हमारी एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और अब जिस तरह मेरे लेफ्ट साइड पे घरों में कितनी दफ़ा होता है कि चीज़ें वगैरह हुई होती हैं। अब आपने अगर कैक्टस लगाना है तो आप, ये कैक्टस ही है ना? नो, ये सकुलेंट है। अच्छा, कैक्टस ये सकुलेंट है, बिल्कुल सही है। जी। अब ये देखें, क्यूट क्यूट से इस तरह पॉट्स एंड प्लांट्स मिलते हैं, उसके अंदर आपने सकुलेंट लगा दिया। अब ये सकुलेंट बड़ी आइडियल चीज़ है अगर आपने वॉशरूम में रखना है। बड़े लोग बाथरूम्स में अजीबो गरीब, जो गेस्ट बाथरूम्स हो गए या पाउडर रूम हो गए, उसमें अजीब अजीब चीज़ें रखते हैं। सकुलेंट बड़ा अच्छा ऐसी जगह इन्वायरमेंट में उगता है, बहुत अच्छा चलता है। एवरी नाउ एंड देन आपने धूप उसको लगानी है तो लगा दें, अदरवाइज धूप के बगैर भी बड़ा अच्छा चलता है। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, पानी की ऐसा ज़रूरत नहीं, ख़राब नहीं होता। आते जाते आपने, सो द पॉइंट इज प्लांट्स, आपने जो मुझे प्लांट्स पहली दफ़ा आप शो पे आए थे सर, वो अभी तक बरकरार जा रहे हैं। और वो मैंने अपने क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा से ना, क्योंकि बाथरूम ज़रा मेरा बड़े साइज़ का है, तो मुझे ना चीज़ें वीज़ें चुच पुच रखने से ज़्यादा आई प्रेफर पुटिंग प्लांट्स। इसके मतलब आपको और पौधा गिफ्ट करने चाहिए, क्योंकि जो जावेद लोग भाई, ख्याल करते हैं उनको ज़्यादा गिफ्ट करने नहीं, पर चाहिए। जावेद भाई उसी तरह का आपने एक पॉट के अंदर मुझे वो दिया था ना, वो वाला, वो बेचारे उसका वो गमला जो है वो बेचारा ख़राब हो गया, लेकिन मैंने पौधा वहीं का वहीं है। देखिए, खूबसूरती तो इन पौधों से, पॉट्स वगैरह तो आप इसलिए रंग बिरंगे रखते हैं कि वो अभी उग रहे होते हैं, वटेवर, जब वो एक सर्टेन साइज और एक हाइट का हो जाता है। और सर, इससे ज़्यादा डेकोरेशन बेहतर क्या है? नहीं, अजीबो गरीब चीज़ें हम लेके आते हैं अपने घरों के अंदर डेकोर के लिए, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या है? और जो ग्रीनरी आप, और बाय द वे व्यूअर्स, इस ग्रीनरी के जो नफसियाती असरात हैं हमारे ऊपर, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जावेद भाई, ब्रेक के बाद ज़रा इस तरफ आते हैं, जो हमने एक कॉर्नर बनाया हुआ है, एक एरिया बनाया हुआ है ग्रीनरी का, और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या, और बिल्कुल ही आपका ग्रीन थंब नहीं है, बहुत ही नालायक है, कख नहीं आपसे उगता। बिल्कुल सही। ऐसे लोग होते हैं, उनसे नहीं होता। वो कम पानी वाली चीज़ में ज़्यादा पानी डाल देते हैं। यू नो, मेरी तो एक दोस्त है, उसको मैंने सक्यूलेंट्स गिफ्ट किया, कहती है मेरा बिल्कुल ग्रीन थंब नहीं है। उन्हें सक्यूलेंट भी मार देते, तो यानी कि उसके लिए एफर्ट चाहिए। सो एक गाइडेंस कि अगर कोई घर में इस तरह से आप लगाना चाह रहे हैं पौधे, खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरली अपने, देखिए, अगर आप बाहर की आबो हवा को नहीं ठीक कर सकते तो घर के अंदर तो सेट कर लेना। घर के बाहर कौन से 6-8 पौधे ऐसे लगाएं जिनसे एयर बेहतर हो जाती है, घर के अंदर क्या लगाएं ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी तो हमें महसूस हो ना कि ग्रीनरी हमारे इर्द गिर्द है, वरना इस कॉन्क्रीट जंगल में हम व्यूअर्स पागल हो जाएंगे। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मुनासबत से ब्रेक के बाद अब हम आपको गाइडेंस देंगे कि अपने घर की इन्वायरमेंट और जो घर के बाहर का एरिया है या रूफ टॉप है या ये एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम ग्रीनरी कैसे लेके आ सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ग्रीनरी देख के वैसे ही इंसान का मूड अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। जावेद भाई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पॉइंट ऑफ व्यू से आज व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं, और जावेद भाई एज यूजुअल आपने, मैं जिस भी नुक्कड़ में जाके बैठ जाऊँ मेरे सामने आपने कुछ ना कुछ डालना ज़रूर होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि वो अपने घर की इन्वायरमेंट को और अपने घर के बाहर जो एरियाज़ हैं, चाहे वो छत हो, चाहे वो बैल्कनी हो, चाहे वो गार्डन हो, बहुत से लोग अब गार्डन अफोर्ड नहीं करते, ज़मीन पक्की करा देते हैं। प्लीज़, अगर अच्छी धूप पड़ती है
तो घास ज़रूर लगाएं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी। 3 चीज़ें। पहली बात यह है कि इंडोर हम पौधे रखें, और इंडोर प्लांट्स में मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ जो इजी टू ग्रो हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहला सब जानते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट पानी में भी चल जाता है, बॉटल में डाल के रखते हैं, मट्टी में डालते हैं, उसकी टहनी लगा दें, मतलब चल आपको बड़ी मेहनत करती पड़ती है पर मनी प्लांट को मारने की। एग्जैक्टली। दूसरा एक पौधा है सिंगोनियम, अनलकीली यहाँ पर नहीं है, वो हमारा उस स्टैंड में पड़ा हुआ है, अगर कैमरा दिखा दे, वो जो 3rd पे है, सबसे नीचे, हाँ। सबसे नीचे, ये सिंगोनियम है। ये बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंडोर प्लांट है। आप इसको रखें, सर्दी गर्मी सब कुछ टॉलरेट करता है और मज़े से चलता नहीं, लेकिन आपने वो जो पूरा एक स्टैंड पे तीनों पौधे लगाए, वो तीनों ही जो हैं वो इंडोर है, राइट? इंडोर रख सकते हैं। जो सबसे ऊपर है वो एडिनियम का पौधा है, उसको आप शिफ्ट करना पड़ता है इंडोर आउटडोर। बेसिकली अगर उसको धूप नहीं लगेगी तो फूल नहीं लगेंगे। लेकिन क्या डायरेक्ट धूप है या खिड़की में भी चल जाता है ये? खिड़की, जब हम कहते हैं ना कि कोई पौधा धूप का पौधा है, तो इसका मतलब है उसको डायरेक्ट धूप। 6 से 8 घंटे धूप डायरेक्ट चाहिए डेली? ओके, वरना उसका फल और फूल नहीं बनेगा, बाकी पौधे बहुत अच्छे चलेंगे उसके। ठीक है। सो ठीक इफ यू हो वांट के आप इस अच्छा ही समझ आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि घर के बाहर हम क्या लगाएं। घर के बाहर देखें, हमारे पास जिस जिस इलाके में लोग रहते हैं, अब सरगोदा और कुछ बेल्ट है जहाँ पर सिट्रस बहुत अच्छा चलता है, तो वो पौधा लगाएं जिसके बाग लगे हुए हैं साइडों पे, ताकि वो इजीली और हैप्पीली चल सके। तो आप सिट्रस लगा सकते हैं। अमरूद मुल्क के हर हिस्से में चल जाता है, अमरूद लगा सकते हैं। आम का पौधा लगाएं, जामुन का लगाएं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसा दरख्त या पौधा लगाएं जो यानी कि पत्ते गिरा के तो गंदा ना करे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं। लीची बहुत अच्छा पौधा है, फल भी खाएं, सारा साल बेहतरीन उसका साया भी होता है। क्योंकि मैंने जब आपने अभी बात कर रहे थे जावेद भाई, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि यार ये कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है, और हम कॉन्स्टेंटली डिपेंड कर रहे होते हैं माली के ऊपर या कोई आके करेगा। तो जैसे कि आपने मुझे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी बहन हो, मैं सिखा दूंगा, तो आज मैं आपको ओपनली ऑनर कह रही हूँ कि मुझे सिखाएं ताकि मैं घर में खुद कर सकूँ। क्योंकि वही चीज़ है ना कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, चाहे लेडी फिंगर लगानी है, समर स्क्वॉश लगाना है, करेले लगाने हैं, हरी मिर्चें लगानी हैं, पालक लगानी है, सारी चीज़ें घरों में लग सकती है। शिमला मिर्च हो गई, लाल शिमला मिर्च, सफ़ेद लाल वाली, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली, येलो वाली, ये सब बड़े मज़े की होती हैं। देन मतलब टिंडे हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें व्यूअर्स हम घरों में उगा सकते हैं। थोड़ी सी एक तरतीब से चलें। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं इक्विपमेंट क्या चाहिए, चीज़ें क्या चाहिए? उससे पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैंने आज तक, मैं चूँकि सोशली कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ, 2-2.5 लाख लोग हैं जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, और मैंने आज तक कोई माली मालिक से और कोई मालिक माली से खुश नहीं देखा। इसमें जो ख़राबी है वो दोनों तरफ है। हम माली को बहुत कम पे करते हैं। अगर आप एवरेज करें तो बाकी इवन ड्राइवर को हम तनख्वाह ज़्यादा दे रहे होते हैं और माली को कम दे रहे होते हैं। इसी वजह से जो माली होता है बेसिकली वो 4-5 घर और एंगेज करता है ताकि उसकी वो पूरी हो जाए, उसका घर चल जाए। अगर हम उसको फुल टाइम एंगेज करें तो हमें उतनी ही उसको तनख्वाह देनी चाहिए जितनी हम ड्राइवर को देते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि हमें खुद भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सर, दूसरी बात कह दूं उसके साथ, जी प्लीज। आप पे सही कर भी रहे हो, लेकिन अगर माली मेरे सामने ये हुआ है, पिछले दिनों मैं अपनी दोस्त के घर बैठी हुई थी, माशाल्लाह 4 कनाल का घर, और मतलब उन्होंने कोई 1.5 कनाल के ऊपर बनाया हुआ है और बाकी 2.5 कनाल लॉन छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और मैं हमेशा उसको कहती तुम्हारे लॉन का इतना बुरा हाल क्यों होता है? मालिक को उन्होंने बुलाया, उसको डांटना शुरू किया। अच्छा, वो फिर कहा कि तुम क्यों नहीं करते ये वो वटेवर, वो चली गई अंदर। मैंने कहा सॉरी भाई, मैंने पूछा था। कहता है बाजी मैं इस पूरे लॉन का आपकी पूरी शक्ल बदल दूं, लेकिन कोई 2 रुपए उस पर खर्च तो करें। मसला ये है कि अगर मुझे सिर्फ तनख्वाह देनी, कहती बीबी तनख्वाह बड़ी अच्छी देती हैं, लेकिन जब भी मैं ये कहता हूँ कि बाजी 15,000 या 20,000 रुपए इस महीने चाहिए, खाद लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो कहती है ये क्या बात हुई, तुम्हें किस चीज़ के पैसे दे रही हूँ? तो कहते हैं बाजी अपनी जेब से अगर मैं खाद वगैरह और ये सारी चीज़ें खरीदूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? ऐसे ही। तो कहते हैं बाजी इधर उधर से कहीं से अगर बच जाती है वगैरह तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन तो ये भी बात है ना, इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अपने घर को पेंट कराते हैं, उसके फर्नीचर को आगे पीछे करते हैं, अपहोल्स्ट्री कराते हैं, पर्दे लगाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं। इसको भी कंसिडर करें और इसका बजट रखें आप। इसका भी थोड़ा बहुत बजट तो होना चाहिए, और ये आपको बहुत पे बैक करता है जब आप बेसिकली। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। आजकल यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ पे आपको मिल जाती है। लेट से आपने माली को कहना है जी आजकल कौन सी सब्ज़ी लगती है, आप पहले गूगल कर लें कौन कौन सी लगती है। आपको माली आपका
बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। जब उसे पता होगा ना, आप उसे बताएंगे जी आजकल करेला लगा दो, कद्दू लगा दो, भिंडी लगा दो, पालक लगा दो, उसे पता होगा बाजी को पता है। तो आप खुद भी थोड़ा इन्वॉल्व हों। बट देखिए वो लोग भी हैं जिनके 5 मरले का घर है लेकिन उनका 7 का प्लॉट खाली है, उन्होंने साथ वालों से रिक्वेस्ट कर ली कि जब तक आप नहीं बना रहे तब तक हम इधर कुछ उगा लें, और 3-3 4-4 सालों से लोग उगा रहे हैं। मेरी सहेली है 5 मरले के घर में रहती है, 7 वाला प्लॉट बिल्कुल खाली है। जानने वालों का तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे मैं कुछ पौधे शौधे में कोई फल फ्रूट वगैरह उगा लूँ। उन्होंने कहा भी आप उगा लें, बस कोई दरख्त रुख्त ना लगाना क्योंकि फिर हमें काटना पड़ेगा जब हमने घर बनाना होगा। उस 5 मरले की पूरी जगह पे उसने पालक, भिंडी, टिंडे, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। वो कहती है डेली का घर का तो मामला निकल ही जाता है। फैसलाबाद में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी कम्युनिटी में एक कोई 4 कनाल का प्लॉट लोगों ने मिल के ख़रीद लिया है और उसको कम्युनिटी किचन गार्डन बना दिया है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और वहाँ से पूरा मोहल्ला सब्जियाँ खाता है ऑर्गेनिक। और वहाँ पर आके उनके बच्चे सीखते भी हैं, बुज़ुर्ग आके वहाँ बैठते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और पानी शानी लगा रहे होते हैं, स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं। तो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में हम ये कम्युनिटी किचन गार्डन बना सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताइए चीज़ें क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपने मुझे एक दफ़ा गिफ्ट किया था बड़ा प्यारा सा गार्डनिंग का पैक। सच्ची बात है वो वहीं का वहीं बंद पड़ा है, 2 दफ़ा निकाला था, उसी तरह उसको साफ सूफ के चमका कर वापस मैंने रख दिया। इसीलिए आपको माली से वो है। भैया मुझे आता नहीं है ना, आपने जैसे कहा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। देखिए ग्रुप में ज़रूर फॉलो करूं, लेकिन आपको पता है भैया और इतने मामलात चल रहे होते हैं, एक बंदा आपको एटलीस्ट इनिशियल गाइडेंस दे दे। जैसे कि आपने मुझे पहले भी कहा था, एक दफ़ा तुम्हें मिट्टी में हाथ डालने की, काम करने की आदत पड़ गई, तुमने फिर किसी और तरफ नहीं निकलना। ऐसे ही। अच्छा, सो चीज़ें क्या क्या चाहिए घर पे बेसिक? देखिए खर्चा बहुत ज़्यादा है तो फिर कोई नहीं कोई लेगा। खर्चा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ज़हन में आप भी रखें और व्यूवर्स भी, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वार एंड गार्डनिंग। अल्लाह, सो सिंपल। आप कुछ भी करें, देखें आप मट्टी में लगाएं, आप भूसे में लगाएं, आप शॉपिंग बैग में लगा दें, ग्रो बैग में लगा दें, प्लास्टिक का गमला है, आपको कोई प्लास्टिक की बाल्टी मिलती है, कुछ भी है उसको आप लगा दें। आपको चाहिए मट्टी, आपको चाहिए बीज, ये अभी आप जो आप देख चुकी हैं, और आपको चाहिए पानी। ठीक है। बेसिकली ये 3 चीज़ें, और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि कौन सी चीज़ कब लगनी है, कौन सी साई की है और कौन सी धूप की है। दैट्स ऑल। हेलो व्यूअर्स, कोई आपको गुस्सा चढ़ाए ना, एक खड़ुंडा मारे अगला बंदा सेट हो जाए। तुम क्यों हंस रही हो इतना? है हंसी जा रही है, हंसी जा रही है आपने लिहाज। वो यही सोच रही है कि खड़ुंडा सबसे पहले मुझे ही पढ़ना है। हाँ सबसे जी, करीब हूँ मैं। हाँ जी, बट ये बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, तो ये ग्लव्स भी हैं, जी बिल्कुल गिलास। तो अब मैंने क्या करना है? ओ, मैंने पुदीना लगाना है। जी पुदीना। हाँ, हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि अगर हम पुदीना लगाना चाहें, पुदीना लगाने का आसान तरीन तरीका, एक तो बीज से लगता है। इसका बीज बहुत बारीक होता है, जो 1 महीने में जाके ग्रो होता है, वो जर्मिनेट होता है। और अगर हम मार्केट से पुदीना लाते हैं तो इस शक्ल में मिलता है आपको ये, ठीक है। तो ये हमारी बहनों के लिए, इसके पत्ते आपने तोड़ने, नीचे को नहीं ऊपर को। ये आपने पत्ते तोड़ दिए और पत्ते हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इस टहनी को हम लगाएंगे जो कि 7-8 दिन के अंदर स्टेबल हो जाएगी। और इसको आपने लगाने का एक ट्रिक है, नहीं ऐसे नहीं लगाना। आप ये देखिए कि इसकी हर पत्ते के पास ये नए पत्ते निकल रहे हैं और जड़ें निकलेंगी यहाँ से। इसका मतलब है हमने इसको ऐसे लिटा के हाँ डाल, जी, यस। थोड़ा सा उसका मुंह बाहर रहने दिया और बस। और ये देखिए ईजीएस्ट तरीका है पुदीना लगाने का। यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये आपने लिटा के लगाया है यहाँ से। जी, ये देखिए, ये आपने इसको लिटा दिया और इसके ऊपर आपने मिट्टी थोड़ी सी इतनी डाल दी कि वो एटलीस्ट, और फिर इसको आपने साए में रखना है और मिट्टी को गीला रखना है। और यहाँ इससे निकलेगा कितना? इससे कितना, ये देखें मतलब ना, कितना को पुदीना आ जाएगा? अभी एक ही पुदीने का ये भी इसी तरह की 3 टहनियाँ लगी थी, ये देख लें आप। अच्छा, 3 टहनियाँ लगी जी, थी, total। यानी कि आपने अगर 2 को टहनियाँ भी लगा दी जी बहुत है। तो एक डिसेंट अमाउंट आपके ये- पास आ जाएगा ये हम पुदीने एक और का। लगा अब ये देखिए, अब ये जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है जी। कि ये हमने लिटाना है, जी ऐसे इसको लिटाना है और उसके ऊपर से हमने मट्टी डाल दें। मट्टी डाल देनी। और फिर इसको आपने पानी लगा दिया। तो वो फिर खुद ही जो है 2, 4, 3, 6 शाखें उसकी निकल आएंगी। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे सर? पैगाम क्या है आपका? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा इस डे के हवाले से कि अपने घर से शुरू कर दें। और अपने घर में शुरू करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है किचन गार्डनिंग। धनिया से शुरू कर दें, पुदीना से शुरू कर दें। अभी हमने आपको लगा के दिखा दिया है। बाज़ार से हम पुदीना लेकर आते हैं,
उसके आप पत्ते यूज़ कर लीजिए। और टहनियाँ तो वैसे ही यूज़ नहीं होती, उसकी टहनी आप यहाँ लगा दीजिए, टहनियाँ वेस्ट वैसे ना आपने कीजिए, फेंकनी है। वेस्ट बिन में ना फेंकें, आप उसको मिट्टी में डालें, पानी दें। एक तो आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप डेली देखेंगे कब उगा है, कितना उगा है, और वो पुदीना जब आप तोड़ के अपनी हांडी में डालेंगे तो आपका काम पूरा हो गया। अपना काम ज़रूर करें। और पानी इसको कितना देना है? मिट्टी को आपने गीला रखना है। पानी देने का एक ही सूल होता है कि मिट्टी को आपने नम रखना है, उसकी जो नमी है वो बरकरार रखनी है। लेकिन फ्लडिंग नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, डेली बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उससे भी फिर पौधों को मसला। अच्छा, पानी ज़्यादा डालना चाहिए। पानी इतना डालना चाहिए कि ये गमला है ना, तो ये नीचे जितनी इसके अंदर मिट्टी है वो पूरी गीली होनी चाहिए, क्योंकि पौधे की जड़ें नीचे वाले हिस्से में होती हैं, नीचे पानी जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मिट्टी नरम होगी तो पानी नीचे जाएगा। फिर उसके बाद अगला पानी कब देना है, जब मिट्टी गीली हो उस वक्त नहीं देना, जब ड्राई हो रही हो। हल्की सी आप ऊपर से ऐसे लगे कि ड्राई हो रही है और नीचे जब हाथ लगाएं तो नीचे से नरम हो, तो आप पानी 2-3 बार आप पानी देंगे तो जिस तरह बच्चे को खुराक देख के दे देते हैं, पौधे को देख के दे देंगे। क्या बात है व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और मॉर्निंग एट होम की हमेशा कोशिश रही है कि अपने शो में नए सेगमेंट्स और नई किस्म की इंफोटेनमेंट लाएँ। हम यही सोच रहे थे कि हम अपने पोइट्स जो हैं, राइटर्स हैं, नावल निगार, अफसाना नगार, उनको भी मंजर आम पे लेके आएँ, और स्पेशली वो लोग जो बहुत फेमस हैं लेकिन उनके बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे गज़लें हों, नज़में हों, उनकी शायरी हो। तो आज हम पेश कर रहे हैं ट्रिब्यूट एक ऐसे लेजेंड को जो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी उनको उतना ही याद, बल्कि पहले से ज़्यादा याद किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। आज मिर्ज़ा गालिब को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ उस्ताद हामिद अली खान साहब होंगे और वो गज़ल पेश करेंगे। एंड देन उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, ये इंतज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मरना चाहते, कि खुशी से मरना चाहते, अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त
सारो होता जे नथी हमारी किस्मत के विशाल यारो होता जे नथी हमारी किस्मत। क्या बात है व्यूअर्स, हम बहुत ही खुशकिस्मत है। जैसे कि ब्रेक से पहले भी आपसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, आज हमारे साथ एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो उस्तादों के उस्ताद हैं। उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ हैं, पटियाला घराने की एक चमकता हुआ सितारा, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पटियाला घराने की मज़ीद इज़्ज़त बढ़ाई माशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स इनके बच्चे भी इसी काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। गवर्नमेंट की जानिब से वेरियस अवार्ड से नवाजा, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ भी उसमें इंक्लूडेड है माशाल्लाह से। प्राइड ऑफ आवर नेशन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। और हमारे कुछ प्यारे प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनका भी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि वो भी पढ़े हैं राहों में मेरे ज़रूरी है। इन राहों में मेरे साथ पढ़े हुए हैं वो। सो नवीद नवाज़ हमारे साथ हैं, हमारे प्यारे भाई। देन वी हैव मोहम्मद इकबाल साहब। अब तो समझ नहीं आती कि पहले तो ये लिविंग लेजेंड थे, अब हम इनको मज़ीद क्या बुला सकते हैं। अब सिर्फ लेजेंड कहा तो लोग सोचेंगे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब बहुत पुराने हो गए हैं माशाल्लाह, और फिर भी बरकरार जा रहे हैं। आपके साथ जग्गू खान का भी यही हाल है। तो जग्गू भाई और मोहम्मद इकबाल साहब, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एंड देन ऑफ कोर्स शाहिद महमूद, नई शादी हुई है इनकी। देखिए 1 साल तक शादी की मुबारक बनती है, तो ऑन एयर शाहिद बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। शुरू में भी आपको आपके करियर के देखा और अब आपको मैरिड लाइफ एंटर किया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड देन हमने बात करनी है मिर्ज़ा गालिब की, और हमारे साथ एक मिर्ज़ा साहब भी हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग हमारे साथ हैं। अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी व्यूअर्स, अ लेजेंड इन हिज ओन राइट अपनी फील्ड में। आपने 70 किताबें लिखी हैं, आप नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, एक बेहतरीन राइटर हैं, और गवर्नमेंट की जानिब से आपको तमगा इम्तियाज़ से तो नवाजा गया, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब। डॉक्टर साहब, बात करनी है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से एक और बड़ी पर्सनैलिटी की। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? मिर्ज़ा गालिब तो इतना ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। दूसरी बात ये कि हमारे निसाबात की निचले दर्जे का निसाब हो या कि पीएचडी लेवल तक के निसाबात हों, मिर्ज़ा गालिब कभी भी उनसे बाहर नहीं रहे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट शायर ही नहीं थे बल्कि एक शख्सियत भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुख्तसर चंद बातें इस हिसाब से कि वो सल्जोक मुग़ल थे और उन्होंने अपनी शायरी पर नहीं बल्कि अपने आबा के फ़न सिपाहगरी पर नाज था उन्हें। अब ये बड़ी अजीब बात। आप ये मुझे समझा भी दें क्योंकि मैं बहुत नालायक हूँ सर। कि उनके चूँकि सिपाही पेशा बुज़ुर्ग थे, उनके फ़ौज में रहे, बड़े बड़े ओहदों पे रहे, तो वो हमेशा नाज उन पे करते थे। और वो जो भी उन्होंने मिसाल के तौर पर अगर पंजाबी अपना उन्होंने अगर उर्दू शायरी की तो उर्दू शायरी से भी ज़्यादा वो अपने फ़ारसी कलाम को वो कहते थे कि ये भी देख लिया जाए। लेकिन एक अजीब बात है कि मिर्ज़ा गालिब की को बतौर शायर जो ज़्यादा डिस्कस किया गया, उन्हें इम्पोर्टेंट समझा गया, उसके बारे में अस्करी साहब का कहना यह था, मोहम्मद हसन अस्करी साहब ने यह कहा था कि अगर मिर्ज़ा गालिब के खुतूत सामने ना आते, मकातीब उनके सामने ना आते, तो शायद मिर्ज़ा गालिब की इतने ज़्यादा डिस्कस भी ना होते और इतनी बड़ी शख्सियत भी ना होती। सही। ये एक और पहलू आ गया सामने कि बतौर नसर निगार, और नसर भी ये कि फ़ारसी में भी नसर लिखी, उर्दू में भी नसर लिखी। सही। और अगर उनका इम्पोर्टेंट बनाया उनके खतूत ने उनको, तो मिर्ज़ा गालिब तो वो आदमी थे कि जिनके 2 खतूत के मजमूए आए, उदे हिंदी। अच्छा, वो उसको रोकना चाहते थे कि मेरे खतूत जो लिखे हुए हैं वो छपे ना, क्योंकि खत तो एक प्राइवेट चीज़ होती है। जी। मैं हमेशा हैरान होती हूँ जी। अनलेस आपने लिखा ही है खत के अंदाज में कुछ हो, खत तो एक प्राइवेट चीज़ है। ये बिल्कुल यही बात गालिब ने भी लिखी कि ये एक प्राइवेट चीज़ है, इसको सामने ना लाओ।
लेकिन इनके जो शागिर्द थे जिनको ये खतूत लिखते रहे, उनका हमेशा इन पे दबाव रहा ये कि हम इनको लाना चाहते हैं, आप क्यों हमें रोक रहे हैं। अच्छा, बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो खुद उनको ख़त लिख कर पूछते थे कि मेरा खतूत का मजमुआ क्यों नहीं आ रहा। खताब गालिब जो थे, हाँ, तो उनके खतूत का एक मजमुआ इनकी ज़िंदगी में आ गया था और एक आफ्टर डेथ आया। तो उन खतूत को भी, यानी उस दौर का जो 1857 के इनकलाब के बाद, ख़राबी के बाद जो बिस्यार ख़राबी उस ज़माने में देखने को मिली, वो उसके ऐनी शाहिद भी थे। और उन्होंने जो कुछ भी उसमें लिखा वो बहुत सी मुस्तनद तारीख़ी किताबों से भी मुस्तनद है, क्योंकि गालिब जो है वो तंग आके अपने घर से वो निकल पड़ते थे। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, फ़ौज किसी को आने नहीं जाने नहीं दे रही, और गालिब निकल पड़ते थे। अब उस दौर के जो फ़ौजी थे, जो कि कंपनी के फ़ौजी थे, तो उस ज़माने की जो कंपनी बहादुर थी, ज़ाहिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से आ गई थी, यानी बादशाह नाम का बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र नाम का बादशाह था जो कला मोहल्ला में था, कला में था। और उनको किसी ने बता दिया था कि ये जो एक बूढ़ा आदमी, ये जो गलियों गलियों सड़कों सड़कों फिरता है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, पोइट है और ये बहुत बड़ा दानिश्वर है, तो इसको कहते कुछ नहीं थे। गालिब जो है आगे पीछे घूमता फिरता, वो सारा देखा कि फलां दरख्त के साथ 2 लाशें लटक रही हैं, किसी को हैंग कर दिया गया है, या कि कोई जो है वो बुरे हालों में है, और मिर्ज़ा गालिब उनको देखते फिर रहे हैं, उनको रोका भी नहीं किया। इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खतूत का मजमूए भी, खतूत भी पढ़ने वाले हैं जहाँ शायरी है। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे, उसकी तरफ मैं आऊँगी, क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने बहुत कम पढ़ा है या सुना है, या शायद क्योंकि एक मतलब होता है कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा, क्योंकि उनकी पोइट्री इतनी रोमांटिक है और उन्होंने इतनी रोमांटिक चीज़ें लिखी है, तो जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या गालिब ने भी कभी किसी से दिल लगाया। इस पे मैंने आपसे बात करी है, लेकिन खान साहब आपकी एक बड़ी ख़ास एफिलिएशन है मिर्ज़ा गालिब के साथ, आपने उनको बहुत गाया, बहुत पढ़ा, कुछ उसके बारे में बताएंगे? उनका जो शायर तो बहुत से हैं। कलाम, क्या बात है जी, वो ऐसे शायर थे कि जिन पे कोई तनकीद नहीं हो सकती थी उनकी कलाम पर। हालांकि शायद कुछ लोग करते हो कि मुझे इस बात का पता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा जो लिखा वो कमाल लिखा, वज़न तो वो पूरा लफ्ज़ों का। ये तो कई दफ़ा होता है, हमने देखा जब हम कोई कंपोजिशन करते हैं या गाते हैं तो कोई लफ्ज़ अटक जाता है, क्योंकि हज़ारों लोग आपके लिए लिखने के लिए तैयार हैं, तो लिखा हुआ मजबूआ पढ़ना आपके लिए आपके लिए कोई ये नेसेसरी नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है ना जो इस्टेब्लिश नहीं होते। आप तो माशाल्लाह पैदा ही इस्टेब्लिश्ड हुए, माशाल्लाह जिस घराने से आप बिलोंग करते हैं। तो बड़े लोग थे, ऐसे लोग सदियों तक याद रहते और रहेंगे। बिल्कुल ये वो शायर थे जिनको मेरा ख्याल है लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी भी ज़बान में भूलेंगे भी नहीं, और मेरे ख्याल से खान साहब लोग समझ भी नहीं पाएंगे 100%। आप एक पहलू निकालते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते करते दूसरे पहलू में आपको कन्फ्यूजन आ जाती है। तो ये जो दिल लगाने वाला मामला है, ये भी ज़रा हमें डॉक्टर साहब क्लियर कर दें। अभी जो ये न थी हमारी, अब हामिद अली खान साहब ने एक जो बात की, अब ज़ाहिर है इनका एक, क्योंकि ये नकाद नहीं है, ये अदब से उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनका तो एक अपनी फील्ड है और उस फील्ड के अंदर इनके ख़ानदान ने एक नाम कमाया। न सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके भाइयों ने भी, और इनके जो दादा थे, मतलब उस हिसाब, यानी जो बाप थे वो भी यहाँ बहुत बड़ी हस्ती थे वो भी, और उनके बारे में जो बातें हम सुनते रहते थे अमानत अली खान साहब से कि वो कितने बड़े गुलकार थे। अब अमानत अली खान हो गए या फ़तेह अली खान हो गए, उसके बाद ये चूँकि उनके भाइयों में से हैं, तो बेटा तो उनका असद जो था, असद अमानत, तो वो नहीं रहा। लेकिन ये इनका गज़ल के साथ, और अच्छा चूँकि क्लासिकल के लोग भी थे, और क्लासिकल के लोग आम तौर पर गज़ल की तरफ नहीं आते, ये बात ध्यान में रखिए। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने एक भी गज़ल नहीं गाई। वो गज़ल न गाने की वजह भी ये थी कि वो इसको गज़ल गायकी को एक अदना चीज़ समझते थे। और जब उनके भाई उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब ने रोटी रोज़ी की खातिर जब वो गज़ल गायकी की तरफ आए,
उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा अपनी इज्जत वो रखने के लिए कि बड़ा भाई ना डांटे, उन्होंने ठुमरी अंग में गाया। अच्छा, वो ठुमरी चूंकि क्लासिकल के अंदर वो शुमार होती है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब इनकी गज़लें सुनी उस्ताद बरकत अली खान की, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोका भी कि तुमने ये क्या किया, तुम हमारा नाम को बटा लगा रहे हो। लेकिन जब किसी ने कहा कि ये गज़ल तो बहुत कमाल की गाई उन्होंने, तो उन्होंने बहुत अजीब सी दाद दी। उस्ताद थे, बड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उसे सुना, बक्कू मुर्की अच्छी लगाता है। उसको बक्कू कहते थे बरकत को, बरकत अली से बक्कू, हाँ। तो बक्कू मुर्की अच्छी लगाता है। अब ये सिर्फ वाहिद दाद है जो गज़ल गायकी वाले किसी आदमी को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की तरफ से मिली है। अब ये देखिए कि गज़ल गायकी की तरफ ये ख़ानदान आ गया। अमानत साहब ने बहुत सारी गज़लें गाई। हाँ। फतेह हमारे अली खान खानदान साहब ने सबसे पहले फतेह- गजल गाई है। देखिए, क्लासिकल की तरफ रुझान यंगर जनरेशन का तभी होगा जब उनको कुछ तो ऐसा मिलेगा ना, अंडरस्टैंडिंग जाहिर है जी, डेवलप। बिल्कुल मैं तो सही। ये मुझे ये लगता है कि गजल गायकी से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जी। दुनिया बदल गई है ना। जाहिर है, जाहिर है। पहले तो लोग पैदा ही सुनने वाले होते नाले थे। उस जमाने में राजा महाराजे थे, वो सुनते ही क्लासिकल थे, क्लासिकल सुनते थे। गजल सुनते ही नहीं थे। गज़ल वो सुनते ही नहीं थे, क्लासिकल ही गाया जाता था। और क्लासिकल के साथ जुड़कर इन लोगों का रहना, इन ख़ानदानों का जो बड़े बड़े ख़ानदान है और नामवर ख़ानदान है और रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा, इन लोगों का क्लासिकल के साथ जोड़कर मुश्किल हालात में रहना, ये भी दाद तलब है बिल्कुल। कि बहुत मुश्किल हालात देखे, बहुत मुश्किल हालात देखे। लेकिन अपने काम अगर के कोई साथ चीप sincere- चीज़ गाते और वो हिट हो जाती, उनको पैसा तो मिल जाता, लेकिन वो जो एक नाम है, नमूद है, वो जो हिसाब है, वो गिर जाता। बिल्कुल। ये चीज़। अच्छा, एक बात जो अभी आपने हामिद अली खान साहब से पूछी, इधर ही, क्योंकि आपका वो सवाल जो है वो मेरे पास अभी वो उधार है उसका जवाब देना। लेकिन गालिब का जो अमानत ने भी उनको गाया या फतेह ने भी उनको गाया, तो ये जो गाना है, मैं ये समझता हूँ कि गालिब अपनी गज़लों में अपनी जो गज़लें हैं वो इतने अच्छे कान रस थे। गालिब हाँ बिल्कुल, म्यूजिक को ऐसे कान रस थे वो कि उन्होंने खुद अपनी शायरी में ऐसे स्टेप्स दिए हैं कि मुझे गाने वाला इन स्टेप्स पर गाए, यूं गाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो समझता हूं कि मिर्ज़ा गालिब का जो कलाम है, मीर के मुकाबले, मीर अलग है। मिर्ज़ा गालिब को अच्छा गुलकार वही अच्छा गा सकेगा जो इसको स्टैंडिंग नोट्स पर गाएगा। स्टैंडिंग नोट्स पर अगर गाएगा तो मिर्ज़ा गालिब उसको अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ लोगों ने गालिब को, जैसे उस्ताद बरकत अली खान ने गाया, उन्होंने सुर को लिटा कर गाया, क्योंकि उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी थी वो और थी। इधर जो है अमानत अली खान की जो थी, ऊंचे उसके अंदर, यानी इस जोड़ी में जब ऊंचा वो सुर लगता था तो उस्ताद अमानत अली खान का होता था। अब बेस में फतेह होते थे इनके साथ, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये अमानत ने जो उनको स्टैंडिंग नोट्स पर गाया। अब ये जो गायकी का है कि गालिब खुद उनको हल्का हल्के इशारे देते हैं, गाने वाले को हल्के हल्के इशारे देते हैं, अगर उनको वो समझ लेते हैं तो उनको अच्छा गा देंगे। क्या बात है, क्या बात। इसी नोट पे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ आज टेक्निकल इश्यूज बहुत ऊंच नीच हाँ हैं, जी। तो मैं आप सबसे माजरत भी करना चाहूँगी ऑन एयर। नहीं कोई माय अपॉलॉजीज़। आपको पता है हाँ साहब, आप तो आपके आने का पता चलता है तो 3 दिन पहले मेरी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस। सो माय अपॉलॉजीज़। आज कुछ हमें टाइम कम मिला इस गुफ्तगू को करने का, लेकिन व्यूअर्स इंशाल्लाह ये नशिस्त हम एक दफ़ा फिर रखेंगे, क्योंकि गालिब की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए 1 घंटा क्या 50,000 घंटे भी कम है। तो आज हमने सिर्फ एक आपको टीज़र दिया है। ये आपको हमारा अगर सेगमेंट पसंद आया हो
तो इंशाल्लाह हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आगे एक प्रॉपर सिटिंग रखें जिसमें कंटिन्यूअस हमारी यही गुफ्तगू हो। जो लोग आपको परफॉर्म कर चुके हैं, आपका क्या कहीं दिल लगा नहीं लगा, कुछ तो हुआ क्योंकि शायरी में नज़र आता है। फिर आपकी एफिलिएशंस, आपकी थॉट प्रोसेस, अगर आप निकल भी पढ़ते थे तो क्या आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता था? ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा गालिब को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम किचन में सब तैयार है जी, डन। आपने फ्राइड वर्जन भी बनाई है, फ्राइड और भी बना लिया, वॉन्टन्स भी हैं और दोनों हमने रेडी कर दिए। मोमोज भी तैयार है। थैंक यू सो मच सर। आपसे मुकम्मल कुछ सुनते हुए हम जाना चाहेंगे सर। हाँ जी जी। सब कहाँ कुछ सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत के खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई। याद थी हमको याद थी हमको भी रंगा रंग बज़मारा याद थी हमको भी रंगा रंग बज़मारा, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियां हो गए, सबका कुछ लाला गुल में नुमाया हो गए। मैं चमन में क्या गया, मैं चमन में क्या गया, गोया तबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल कहाँ कुछ लाला गुल नुमाया